नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपका अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं BSNL से रिलेटेड सारी जानकारी की, जो कि आपको समय रहते पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कौन से कारण थे कि 2008 में यदि स्टॉक मार्केट में BSNL यदि लिस्ट हो जाता तो क्या वह आज के टाइम पे टेलीकॉम कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी होता भारत में। इसी तरह की बहुत सारी जानकारी जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड से रिलेटेड हैं। साथ ही हम आज BSNL के जो अतीत है उसको भी खंगालेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कौन कौन सी नाकामियां रही, कौन से गलत कदम रहे, जिसके कारण BSNL को आज बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को एक बार जरूर क्लिक कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की ओर से। आइए जानते हैं क्या क्या दिया गया है इस रिपोर्ट में। 12 साल पहले 4 लाख करोड़ रेवेन्यू वैल्यू थी। आज कर्ज चुकाने के लिए असेट बेचने पर मजबूर है BSNL। 2008 में लिस्ट होती तो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से ये एक होती। साथ ही हाइलाइट्स की बात करें तो BSNL के 78,569 कर्मचारियों ने पिछले साल VRS लिया है। 15 साल पहले लाभ कमाने में दूसरे नंबर पर थी, आज भारी भरकम घाटे में। बात करें विस्तार से, भारत संचार निगम लिमिटेड की संपत्ति को बेचने यानी एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है। सरकार ने BSNL की लैंड होल्डिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी बेचने की संभावनाओं को तलाशने की जिम्मेदारी JLL और नाइट फ्रैंक को सौंपी गई है। यह इन महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। दिल्ली और मुंबई छोड़कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक BSNL था। मुंबई और दिल्ली को छोड़कर पूरे भारत को कनेक्ट करने वाली BSNL का यह हाल कैसे हुआ और क्यों हुआ, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। BSNL तब शुरू हुआ जब देश में कोई इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी नहीं थी। बावजूद इसके महज पिछले 30 सालों में इस कंपनी ने दम तोड़ दिया। इन्हीं 20 सालों में दूसरी ओर निजी कंपनियों ने भारतीय बाजार पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। पिछले 3-4 सालों में ही जियो ने 40 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक बना लिए हैं। BSNL की शुरुआत की बात करें, वैसे तो BSNL की शुरुआत 15 सितंबर 2000 को हुई थी, लेकिन कहानी इससे अलग है। 1 अक्टूबर 2000 से केंद्र सरकार के तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभागों और दूरसंचार संचालन DTO के दूरसंचार सेवा और नेटवर्क प्रबंधन के लिए इसका गठन हुआ। भारत में दूरसंचार सेवाओं के व्यापक रेंज उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से यह एक है। ब्रिटिश सरकार के जमाने से है इसका इतिहास। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी है। इसके इतिहास का पता ब्रिटिश सरकार के जमाने से लगाया जा सकता है। भारत में दूरसंचार नेटवर्क की नींव अंग्रेजों ने 19वीं सदी के आसपास रखी थी। ब्रिटिश काल के दौरान 1850 में पहली टेलीग्राम लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में टेलीग्राम की शुरुआत की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में टेलीग्राम का इस्तेमाल करना शुरू किया और 1854 तक देश भर में टेलीग्राम लाइनें बिछाई गई। 1854 से टेलीग्राफ सेवा को जनता के लिए खोला गया और पहला टेलीग्राम मुंबई से पुणे भेजा गया। 1885 में ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट पास किया गया। 1980 के दशक में डाक और टेलीग्राफ विभाग के विभाजन के बाद दूरसंचार विभाग के अस्तित्व में आने के कारण आखिरकार सरकारी स्वामित्व वाली टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी की शुरुआत हुई, जिसके कारण BSNL की नींव रखी गई।
15 जुलाई 2013 को टेलीग्राफ सेवा बंद हो गई। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि टेलीग्राफ सेवा अभी बंद है। इसने भारत में टेलीग्राफ सेवाओं को जारी रखा, पर 15 जुलाई 2013 को टेलीग्राफ सेवाओं को पूरी तरह से पूरे देश में बंद कर दिया गया। 160 साल तक इस सर्विस को उपलब्ध कराने के बाद बीएसएनएल ने 15 जुलाई 2013 को अपनी टेलीग्राफ सेवा बंद कर दी। बात करें, बीएसएनएल ने 1990 में लैंडलाइन की शुरुआत की। कंपनी ने अपने लैंडलाइन सेवा को 1990 की शुरुआत में लॉन्च किया था। उस समय यह एकमात्र फिक्स्ड लाइन टेलीफोन देने वाली कंपनी देश में थी। 1999 में जब डीओटी ने नई टेलीकॉम पॉलिसी लाई, तब इसके बाद एमटीएनएल को लैंडलाइन सेवा देने की मंजूरी मिली। 1990 और कुछ हद तक 2000 के दशक को देखें तो बीएसएनएल के लिए यह एक स्वर्णिम युग था। आज जिस तरह से किसी विदेशी ब्रांड के फ़ोन की लॉन्चिंग के समय रातों रात लाइन लगती है बुक करने की, उसी तरह का हाल उस समय बीएसएनएल का था। उस दौर में इसकी लैंडलाइन फ़ोन के लिए 6-6 महीने तक लाइन लगती थी। लोग वेट करते थे कि कब उनका नंबर आएगा और उनके घर में, उनके ऑफिस में बीएसएनएल का लैंडलाइन होगा। बात करें उस समय की क्षमता और सब्सक्राइबर की कैपेसिटी की, 30 अप्रैल 1990 तक इस कंपनी के पास बेसिक टेलीफोन की क्षमता 2.96 करोड़ थी। WLL की क्षमता 13.9 लाख थी। फिक्स्ड एक्सचेंज की क्षमता 1.46 लाख थी। 11.58 करोड़ मोबाइल फोन ग्राहक थे। बात करें अगली ये है कि ग्लेशियर्स तक इसकी सेवाएं थी। यह देश के दुर्गम स्थानों जैसे सियाचिन ग्लेशियर, देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तक अपनी पहुंच बना रखा था। इसने अपनी व्यापक सेवाओं जैसे वायरलाइन, CDMA मोबाइल, GSM मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, कैरियर सेवाएं, MPLS, VPN, VSAT, VoIP, IN सेवाएं, FTTH आदि के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को सेवा कर रहा है। इसकी प्रमुख सेवाओं में लैंडलाइन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइजेस सेवाएं भी शामिल है। 2007 से 8 में 40,000 करोड़ का IPO का प्लान। दोस्तों, यहाँ वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बीएसएनएल साल 2007-8 में 40,000 करोड़ रुपए का IPO लाने की तैयारी कर चुका था। इसके बोर्ड ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन मामला सरकार के पास फंस गया। सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली। यह IPO उस समय का सबसे बड़ा IPO था। हालांकि 2010 में जाकर कोल इंडिया ने 15,475 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा IPO लेके आया। बीएसएनएल ने इस राशि में से 15,000 करोड़ रुपए मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार पर खर्च करने की योजना बनाई थी। 2010 तक इसकी योजना 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की थी। 12 साल पहले 4 लाख करोड़ का वैल्यूएशन। बीएसएनएल इसके जरिए 10% हिस्सेदारी बेचना चाहता था। इस हिसाब से भारतीय मुद्रा में इसका वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ रुपए का था। करीबन 12 साल बाद जियो 5 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के साथ सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अगर 12 साल पहले बीएसएनएल लिस्ट हो जाती तो यह आज 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के वैल्यूएशन वाली कंपनी होती। उस समय बीएसएनएल का यह वैल्यूएशन लिस्टेड टेलीकॉम कंपनियां भारतीय एयरटेल और अनिल अंबानी की आरकॉम के को भी मिला भी दें तो भी उससे ज़्यादा उसका वैल्यूएशन होता। 2006-2007 में बीएसएनएल सबसे अधिक ग्राहक वाली कंपनी थी। IPO फेल होने से इन्वेस्टमेंट रुका और कंपनी घाटे में चली गई। 7 नवंबर 2008 को बीएसएनएल बोर्ड ने IPO को मंजूरी दी थी। उस समय के बीएसएनएल चेयरमैन कुलदीप गोयल ने कहा था कि बोर्ड ने पास कर दिया है इस मैटर को, अब यह सरकार के पास है और सरकार फैसला करेगी कि क्या करना है। उस समय टेलीकॉम मंत्री A राजा थे। हालांकि इस योजना के असफल होने के बाद बीएसएनएल की कहानी खत्म होती नजर आई।
साल 2012 में इसका घाटा 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि इसका रेवेन्यू साल 2006-7 की तुलना में 30% घटकर 28,000 करोड़ रुपए पर आ गया। कर्मचारियों की संख्या की बात करें, कंपनी के पास पिछले साल के आधार पर कुल 1.53 लाख कर्मचारी थे। इसमें से 78,569 कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया है। यह वीआरएस स्कीम 4 नवंबर से 31 दिसंबर 2019 के बीच में थी। कंपनी का रेवेन्यू और लाभ, इसकी बात करें तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिले हैं। 3 साल पहले की हम बैलेंस शीट की बात कर लें, बीएसएनएल का कुल रेवेन्यू 2016-17 में 31,533 करोड़ रुपए था, जो 2017-18 में 25,071 करोड़ और 2018-19 में 19,321 करोड़ रुपए रहा। नुकसान की बात करें तो 2018 में 7,992 करोड़ रुपए और 2019 में 14,904 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2010 में बीएसएनएल का कुल नुकसान 1,822 करोड़ रुपए का था, जबकि रेवेन्यू 32,045 करोड़ रुपए था। खर्च हर साल बढ़ता गया, यह खास वजह थी जो उसके कारण बीएसएनएल की हालत खराब होती गई। खर्च या लागत की बात करें तो यह हर साल बढ़ता गया। 2016-17 में यह 2,47,584 करोड़ रुपए था, जबकि अगले साल बढ़कर यह 2,51,361 करोड़ रुपए और 2018-19 में 2,55,776 करोड़ रुपए हो गया। 1,16,606 करोड़ का असेट है बीएसएनएल के पास। 31 मार्च 2019 तक इसके पास कुल 1,16,600 करोड़ रुपए की असेट थी। इसमें इसकी जमीन, बिल्डिंग, केबल्स, प्लांट आदि शामिल हैं। 31 मार्च 2019 तक इक्विटी के साथ इसकी लाइबिलिटी 1,35,482 करोड़ रुपए थी, जो 2018 में 1,32,797 करोड़ रुपए है। बिना इक्विटी की लाइबिलिटी 60,748 करोड़ और 43,125 करोड़ रुपए थी। सेल्वन ब्रांड के तहत देती थी सेवा। आपको बता दें, बीएसएनएल मुख्य रूप से सेल्वन ब्रांड के तहत पूरी भारत में अपनी सेवाएं देती थी। इसके कुल ग्राहकों की संख्या 12 करोड़ से ज़्यादा थी। आज भी इसके पास नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीएसएनएल आज भी कंपटीशन के इस युग में अपना काम कर रही है और साथ ही वह नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करती जा रही है। हालांकि बढ़ते टेक्नोलॉजी के ज़माने में बीएसएनएल इसमें कुछ पीछे है। इसमें पिछले साल ही भारत फाइबर लॉन्च किया है। इसके जरिए आईपी पर टीवी, वीडियो ऑन डिमांड, ऑडियो ऑन डिमांड, बैंडविड्थ ऑन डिमांड, रिमोट एजुकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरेक्टिव गेमिंग आदि की सुविधाएं अब बीएसएनएल देने लगा है। यही नहीं, 2018 में इसने बीएसएनएल विंग सर्विसेज को भी लॉन्च किया है। यह 22 टेलीकॉम सर्कल में लॉन्च हुई है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें बिना किसी सिम कार्ड के और केबल वायरिंग के आप बात कर सकते हैं।